friends, welcome to the class of Indian Partnership Act 1932. As you all know, we covered in last session topic of dissolution. Dissolution क्या होता है, फर्म कैसे डिसॉल्व होती है, कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जिससे हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, यू स्टडीड. एंड द वेरी फर्स्ट वाज डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, राइट. आपका ये दिया गया था सेक्शन 40 में. And the next was compulsory dissolution that was given in section 41. So these are the two modes that we are going to cover in today's session: dissolution by agreement and compulsory dissolution. So let's start, bache. The very first is how a partnership firm is dissolved by agreement. कैसे हम by agreement से firm को dissolve कर सकते हैं. This is given in section 40 में ये given है. फर्म जो है बच्चे by agreement डिसॉल्व हो सकती है बाय द टू वेज क्या है ये आपको दिए गए हैं. सो द वन इज विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स का एग्रीमेंट हो, पार्टनर्स की कंसेंट हो. अगर पार्टनर सारे अपने अपने तरीके से कंसेंट दे दे कि यस लेट्स क्लोज दिस पार्टनरशिप फर्म, लेट्स डिसॉल्व इट, हमने ही स्टार्ट करी थी, आइए हम ही इसे खत्म करते हैं, तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस रहेगा. सब इसमें एग्री करेंगे और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, राइट. सो 40 एक तरीका तो ये बताता है जो कि बहुत ही इजी है. और ये जो एग्रीमेंट है ये बच्चे कब बना? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप. जब आपकी पार्टनरशिप फर्म जो चल रही है, आपने कुछ टाइम तक उसमें काम किया है एज अ पार्टनर, आपको जब ये लगा कि हमें ये पार्टनरशिप फर्म फर्दर कंटिन्यू नहीं करनी, तो लाइए आइए से बंद कर देते हैं. तो ये मतलब जो एग्रीमेंट हुआ, जो कंसेंट आई, ये कब आई? आफ्टर, है ना, लेटर ऑन बाय फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप. एक तो ये तरीका है. नेक्स्ट वे कौन सा है इसी मेथड का? एग्रीमेंट में ही अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मीन्स आपको यहाँ पे कंसेंट देने की भी जरूरत नहीं है. अगर आपने जो स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और उसमें अगर कोई टर्म आपने ऐसी लिख दी कि हम ऐसे ऐसे अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देंगे या कुछ टाइम पीरियड के बाद हमारी ये फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही आपका जो डिसोल्यूशन है वो होगा. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी तो आप ही ने एग्री किया था, बात तो दोनों में ही कंसेंट की है. यहाँ पर जो कंसेंट है वो आफ्टर दी गई और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट थी वो बिल्कुल प्रायर या स्टार्टिंग में दे दी गई. सो दैट इज वाई ये इससे डिफरेंट कैसे है? इट इज ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजिंग द पार्टनरशिप आर्टिकल्स. जब आप पार्टनरशिप से रिलेटेड आर्टिकल बना रहे थे, पार्टनरशिप डीड क्रिएट कर रहे थे, तो ये आपने तभी डिसाइड कर दिया था. दोनों समझ में आया बच्चे? यहाँ पर जो कंसेंट थी दैट इज डन आफ्टर द पार्टनरशिप फॉर्म और ये एग्रीमेंट से ही डिसॉल्व हुई. यहाँ पर भी एग्रीमेंट से ही डिसॉल्व हुई जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ड्यूरिंग द पार्टनरशिप डीड, राइट. सो दिस इज योर गिवन इन सेक्शन 40. सेक्शन 40 बहुत इजी है, बाय एग्रीमेंट कैसे फर्म डिसॉल्व होती है. नाउ कम टू दी सेक्शन 41. सेक्शन 41 में दिया गया है बच्चे आपका कंपल्सरी डिसोल्यूशन. मींस ऐसा डिसोल्यूशन जिसको आप रोक ही नहीं सकते. इट विल हैपन इन एनी कंडीशन, ये होगी ही होगी, फर्म डिसॉल्व होगी ही होगी. फर्म को डिसॉल्व होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं बचा सकता. इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है कंपल्सरी. ठीक है, इसीलिए इसी सेक्शन 41 को ही हम क्या बोलते हैं? कंपल्सरी डिसोल्यूशन, राइट. इसमें भी बच्चे दो तरीके से ही डिसॉल्व होती है फर्म. कैसे होती है? द फर्स्ट इज गिवन यू बाय द एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स और द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन. मींस या तो एक पार्टनर लास्ट में बच गया, बाकी सारे पार्टनर्स, या सारे के सारे पार्टनर्स क्या हो गए हैं? इंसॉल्वेंट करार हो गए हैं. इंसॉल्वेंट मींस कि अब उनके पास लाइबिलिटी उतारने का कोई भी जरिया या कोई भी रास्ता नहीं बचा है. ठीक है, कर्जदार है, इंसॉल्वेंट हो गए, पैसा कहीं से दे नहीं सकते, हाथ उठा लिए मार्केट में, भैया अब फर्म भी नहीं चलेगी. सो इंसॉल्वेंट होना एक तरीका है जिससे कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा ही होगा. अगर सपोज कीजिए 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, या तो सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, या फिर इनमें से सपोज कीजिए सी नहीं हुआ लेकिन ए बी डी इंसॉल्वेंट हो गए, तब भी सी अकेला तो पार्टनरशिप फर्म नहीं चलाएगा, तो भी डिसॉल्व होगी. अनदर वे इज बाय हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट. कोई ऐसा इवेंट आपके पार्टनरशिप फर्म में हो जाता है, कोई ऐसा एक्ट हो जाता है जो कि इसको मेक्स इट अनलॉफुल. वो एक्ट पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को अनलॉफुल बना देता है. ठीक है ना. अनलॉफुल मींस कि वो लीगली वैलिड काम नहीं था.
जैसे कि सपोज कीजिए मार्केट में क्या है कि आप लीकर की सेल नहीं कर सकते विदाउट गेटिंग द प्रायर लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, लेकिन आपने लीकर सेल कर दी, ठीक है ना, शराब बेची है, तो ये प्रोहिबिशन थी बट आपने की तो मतलब अनलॉफुल एक्ट किया, और अनलॉफुल एक्ट होने की वजह से फर्म डिसॉल्व होगी ही होगी। ठीक है ना बच्चे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। सपोज कीजिए आप पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है ना, उसमें आप ऑयल का काम करते हैं, तेल का काम करते हैं, और सपोज कीजिए आपने काले तेल में मिलावट करनी शुरू कर दी, तो ये क्या है, अनलॉफुल बिजनेस, है ना। जब आप साथ में कोई बिजनेस अनलॉफुली स्टार्ट कर देते हो या वो एक्ट अनलॉफुल है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, एंड देन ऑल्सो यू आर डूइंग द सेम एक्ट, देन दैट एक्ट विल बिकम unlawful or illegal, and that illegal act makes your firm dissolved. Okay, so these are the two ways. One is when one of the, except one, all the partners are insolvent, or all, or any act is unlawful. कंपल्सरी डिसोल्यूशन दोनों ही केसेस में होगा ही होगा। ओके, बट इसकी एक बात जो आपको याद रखनी है बच्चे, सेक्शन 41 की, क्या, प्रोवाइडेड वेयर देर आर मोर देन वन अंडरटेकिंग। सपोज कीजिए पार्टनर्स की फर्म है, एक ये फर्म है, एक ये फर्म है, एक ये फर्म है, तीनों ही फर्म अलग अलग जगह खुली हुई है, सेम पार्टनर्स है, इसमें भी एबीसी पार्टनर है, ये भी एबीसी पार्टनर्स है, और इसमें भी एबीसी पार्टनर्स है। फर्म सॉरी एक है बट इसकी ब्रांच अलग अलग है, ये अंडरटेकिंग अलग है, ये अंडरटेकिंग अलग है, ये अंडरटेकिंग अलग है। ठीक है ना, यहाँ पर रॉ मटेरियल बनता है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, और यहाँ पर पैकेजिंग होती है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, अंडरटेकिंग जो है वो एक से ज्यादा पार्टनर्स ने कैरी कर रखी है, एंड द इलीगैलिटी ऑफ वन, किसी एक में इलीगल वर्क हो गया है, ठीक है ना, किसी भी एक में, दैट शेल नॉट कॉज द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉफुल अंडरटेकिंग्स। जो ऑलरेडी बाकी जो दो लॉफुल अंडरटेकिंग्स हैं बच्चे, यहाँ पर ये वाली तो लॉफुल थी, ये भी लॉफुल थी, सिर्फ गलत काम तो इसी में ही हुआ था, तो ये दोनों बंद नहीं होंगी, दे विल कैरी ऑन, दे विल कंटिन्यू देयर बिजनेस। समझ में आया बच्चे। सो व्हाट इट इज रिटन, दैट वेयर मोर देन वन अंडरटेकिंग इज कैरिड ऑन बाय द फर्म, इलीगैलिटी एक की will not cause the dissolution of firm in respect of lawful undertakings। जो lawful है उनका वर्क बैन नहीं होगा या वो बंद नहीं होंगे। So these are the two ways that we discussed today, section 40 and 41, by agreement and compulsory dissolution. Next method we are going to discuss in next session. Till then, keep reading, keep revising. Have a good day. Thank you.